Success Chandrayaan 3 has soared into sky, carrying our dreams and aspirations to a new height. These are the words of our Honorable Prime Minister on the occasion of launching Chandrayaan 3. यह बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। स्पेस मिशन आखिर काम कैसे करता है, इसके ईंधन कहां से आते हैं, चंद्रयान 3 क्या है, इसके पिछले 2 मिशंस का क्या हुआ, आखिर ये मिशन यानी कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से अलग कैसे है, आखिर चंद्रयान 2 पूरी तरह से सफल क्यों नहीं हो पाया, इस मिशन ने चंद्रयान 2 से क्या सबक लिया, चंद्रयान 3 मिशन से आखिर ओवरऑल हमें मिलेगा क्या। आइए इन सभी सवालों को जानने की कोशिश करते हैं इस डिस्कशन के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। सबसे पहले देखते हैं कि हाउ स्पेस मिशन वर्क्स। किसी भी स्पेस मिशन के 2 पार्ट्स होते हैं, रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट। रॉकेट बेसिकली एक कैरियर होता है जिसका काम होता है कि स्पेसक्राफ्ट को स्पेस तक पहुंचा दें। रॉकेट बेसिकली एक प्रोपेलेंट से पावर्ड होता है जो कि फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का मिक्सचर होता है। यह बर्निंग प्रोसेस को अलाउ करता है, मतलब ये कि यह पर्याप्त एनर्जी जनरेट करता है जिससे स्पेसक्राफ्ट ऊपर उठ सके। फिर ये स्पेसक्राफ्ट क्या है? स्पेसक्राफ्ट या तो सैटेलाइट हो सकता है या फिर कोई अन्य पेलोड। किसी भी स्पेस मिशन का एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिससे कि रिसर्च वगैरह कंडक्ट किया जा सके। अब सवाल खड़ा होता है कि इतने लंबे सफर के लिए इसे फ्यूल कहां से मिलता है। साइड में ये दोनों सॉलिड फ्यूल इंजन होते हैं, बीच वाले के निचले भाग में लिक्विड फ्यूल इंजन होता है। जब भी स्पेसक्राफ्ट टेक ऑफ करने को होता है तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की जरूरत होती है। इसलिए शुरुआत में सॉलिड और लिक्विड फ्यूल एक साथ काम करते हैं ताकि ग्रेविटी के अगेंस्ट अपलिफ्ट कर सके। बाद बाकी लॉन्गर पीरियड के लिए सॉलिड फ्यूल ही यूज होता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर लॉन्च विंडो क्या होता है, यह इतना प्रेसाइज क्यों होता है, आखिर 2:35 ही क्यों, कोई और टाइम क्यों नहीं। लॉन्च विंडो बेसिकली एक टाइम पीरियड को डिस्क्राइब करता है जब किसी मिशन को लॉन्च किया जाता है। यह प्रिसाइज इसलिए होता है क्योंकि यह स्टार्स को अलाइन करने के लिए वेट करता है ताकि राइट टाइम पर अपने जगह पहुंच सके। आइए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन करें कि सोलर सिस्टम एक एथलीट ट्रैक के समान है और आप इस ट्रैक के सेंटर में बैठकर सारे एथलीट्स को दौड़ते हुए देख रहे हैं। आपको किसी एक रनर को इंटरसेप्ट करना है। आपके पास 2 पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला, आप सिंपली रनर को चेज करें जिसे आप रोकना चाहते हैं। अगर आप फास्ट हैं तो शायद पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और लंबा सफर तय करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप सेंटर की दूसरी ओर एक ऐसे टाइम पर ट्रेवल करना शुरू करें ताकि वो एथलीट्स भी उसी टाइम पर पहुंच जाए। ऐसे में बहुत सारा एनर्जी बचेगा। अमूमन यही हिसाब किताब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के साथ भी होता है। अब चलते हैं इसके दूसरे पिलर की तरफ। इसमें चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में बात करेंगे। चंद्रयान 1 मिशन 2008 में शुरू होता है और लगभग 312 दिन ऑपरेशनल रहता है। 29 अगस्त 2019 को रेडियो कांटेक्ट टूटने के साथ ही इस ऑपरेशन की समाप्ति की घोषणा की जाती है। मुख्यतः इसके 2 पर्पस थे। पहला, मून के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना, दूसरा मून पर केमिकल और मेट्रोलॉजिकल मैपिंग को कंडक्ट करना। इस मिशन को सफल माना जाएगा क्योंकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को काफी हद तक पूरा कर गया था, चाहे बात H2O और हाइड्रोक्साइल की डिटेक्शन की हो या पोलर रीजन में पानी की पुष्टि की हो। इसके अलावा नॉर्थ पोलर रीजन में आइस की भी पुष्टि की थी। लगभग 10 साल बाद 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, लेकिन लास्ट स्टेज पर लैंडर और रोवर के क्रैश होने की वजह से पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। यह पार्शियली सक्सेस रहा। पार्शियल सक्सेस क्यों? क्योंकि चंद्रयान 2 के दौरान लैंडर, रोवर और ऑर्बिटल तीनों भेजा गया था। लैंडर और रोवर क्रैश हो गया था, लेकिन ऑर्बिटल अब भी सक्सेसफुली अपना काम कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर को भेजा है, लेकिन ऑर्बिटर को नहीं भेजा है। यहाँ पर एक वाजिब सवाल खड़ा होता है, यह क्रैश क्यों हुआ? इसरो के वर्तमान चेयरमैन एस सोमनाथ इसे मीडिया में कुछ इसके कारण बताते हैं। वे पहला कारण बताते हैं कि जब लैंडर मून के सरफेस से 2 किलोमीटर दूर था तब से डेविएट होना शुरू हो गया था। जब महज 500 मीटर की दूरी पर था तब इसकी वर्टिकल स्पीड 212 किलोमीटर पर आवर थी
और इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड 173 किलोमीटर पर आवर थी। प्लान के अकॉर्डिंग अब तक मोस्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी शुड बी लॉस्ट, बट इट डिडंट हैपन। इसलिए रिटार्डिंग मशीन उतना रिटार्ड नहीं कर पाया जितना कि प्रपोज करना चाहिए था उसे, क्योंकि थ्रस्ट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। इसके अलावा इसमें सॉफ्टवेयर ग्लिचेज भी थे। क्राफ्ट को बहुत तेज टर्न लेना था, लेकिन सॉफ्टवेयर ने इसकी एबिलिटी को लिमिट किया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। साथ ही इसका तीसरा कारण है स्मॉल लैंडिंग पैचेज। जब लैंडर मून के सरफेस के क्लोज जाने लगा तब वेलोसिटी हाई होने लगी। एस सोमनाथ कहते हैं कि यह इसलिए भी हुआ क्योंकि लैंडिंग पैचेज बहुत होता था, जो कि 500 मीटर क्रॉस 500 मीटर का था। अब चलते हैं इसके तीसरे पिलर यानी चंद्रयान 3 की बातें करते हैं। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला, मून पर सॉफ्ट लैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करना। दूसरा, मून पर रोवर के मूवमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना। तीसरा, मून पर बाकी के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना। इस चंद्रयान 3 मिशन के मेनली 3 कंपोनेंट्स है। पहला, लैंडर जो कि मून की सरफेस पर लैंड करेगा। दूसरा, रोवर जो कि मून की सरफेस पर घूमेगा। तीसरा, प्रोपल्सन मॉड्यूल। यहाँ पर एक वाजिब सवाल खड़ा होता है, व्हाई नॉट ऑर्बिटर एंड व्हाई प्रोपल्सन मॉड्यूल? जैसा कि हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि ऑर्बिटर ऑलरेडी सक्सेसफुली काम कर रहा है, जो कि चंद्रयान 2 में भेजा गया था, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। इसकी वजह से हम लोग मून की एक्सरे स्पेक्ट्रम को एग्जामिन कर पाए हैं। कॉन्सिक्वेंटली हम लोग मेजर एलिमेंट लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम के बारे में जान पाए हैं। इसके अलावा कुछ माइनर एलिमेंट्स भी हैं जो कि पहली बार रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू पाए गए हैं। अब बात आती है प्रोपल्सन मॉड्यूल की। यह इसलिए भेजा गया है क्योंकि किसी भी कारणवश अगर 23 अगस्त को लैंडिंग पॉसिबल नहीं हो पाया तो आगे इसी फ्यूल के सहारे उचित समय के लिए इसे पोस्टपोन किया जा सकेगा। अब हम लोग समझते हैं कि चंद्रयान 2 से हमने क्या सबक ली है। पहला, एक्स्ट्रा प्रोपेलेंट की ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। यह हमें पॉसिबल फेलियर से बचाएगा, एक तरह से स्टेबिलिटी देगा अगर तय समय के बाद लैंडिंग करना हो तो। दूसरी सबक यह ली है कि लैंडर की वेट 250 किलोग्राम और बढ़ा दी है ताकि पॉसिबल हार्ड लैंडिंग के लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। इसके अलावा हम लोगों ने लैंडर का लेग पहले से ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है। चौथी सबक यह ली है कि सॉफ्टवेयर में अल्टरनेटिव ऑप्शंस बनाए हैं। इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर ग्लिचेज, ऐसी किसी भी इश्यू को टैकल करने के लिए साइंटिस्ट के पास और भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस होंगे। फिफ्थ, इसके साथ ही मल्टीपल साइट्स बनाए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इन केस ऑफ अर्जेंसी वी कैन चेंज लैंडिंग साइट ऑफ लैंडर एज वेल। अब चलते हैं चौथे और अंतिम पिलर की ओर कि इसके क्या सिग्निफिकेंस है। पहला, इससे लूनर पोलर वोलेटाइल्स को समझने में मदद मिलेगी। लूनर पोलर वोलेटाइल्स बेसिकली केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, जो टेम्परेचर के साथ मेल्ट और इवोपरेट होने शुरू हो जाते हैं। ये केमिकल्स और कंपाउंड मून के साउथ पोल पर ही पाए जाते हैं। अब तक यहाँ पर दुनिया का कोई देश पहुंच नहीं पाया है। सेकेंड, इसके अलावा अगर यह सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर मिशन में भी हेल्प मिलेगा। अर्थ से जो सप्लाई भेजा जाता था डीप मिशन एक्सप्लोरेशन के लिए, उसमें भी आसानी होगी। थर्ड, साउथ पोल रीजन में साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया है कि वाटर मॉलिक्यूल सब्सटेंसिव अमाउंट में पाए जाएंगे, जो कि आइस में ट्रैप्ड हैं। इसके बारे में भी हमें जानकारियां मिलेंगी। फोर्थ, इस मिशन से हमें अर्थ की हिस्ट्री को भी समझने में मदद मिलेगी। अब तक की फाइंडिंग यह कहती है कि मून अर्थ की एक बड़ी डेब्रिस है, जो कि अर्थ और मार्स जैसी किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट के टकराने से पैदा हुई है। इस थ्योरी को भी इवोल्यूट करने का मौका मिलेगा। फिफ्थ, significances would be global collaboration and rising India's technical power in the world politics। चाहे बात इसरो नासा की कोलेबोरेशन का हो या इसरो और जापानीज स्पेस एजेंसी की, यह कहीं ना कहीं भारत की स्टेचर को बड़ा बनाता है। सिक्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट डेमोन्स्ट्रेट्स टेक्नोलॉजिकल पावर ऑफ इंडिया। उदाहरण के तौर पर सॉफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटीज, नेविगेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन फॉर फ्यूचर मिशंस ईटीसी में ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को फायदा पहुंचाएगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो वसुदेव कुटुंबकम एक नॉर्मेटिव थ्योरी है और चंद्रयान 3 इसका साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में जीता जागता उदाहरण है। Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can visit my Telegram channel given in the description below. As Dr. Ambedkar rightly says that an idea needs propagation as much as a plant needs watering,
otherwise both will wither and die. Therefore, it is your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet shortly with a new topic. Since then, God bless you all.